Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of Indian economy for your UPSC preparation. Now the economy related current affairs that we are going to cover in this video would be from 8th of August to 16th of August. Alright, so without further ado, let's begin. इश्यूज टू बी कवर्ड कौन से इश्यूज हम इस वीडियो में हम देखेंगे जो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ये प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम क्या करना चाहती है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसमें रिफॉर्म्स किए जाएं। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स को लेके ये पहली न्यूज है। दूसरी न्यूज ये आई थी कि इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट काफी स्ट्रांग चल रही है डिस्पाइट हैविंग अ वीक इकोनॉमी ड्यू टू कोविड-19। पैंडेमिक की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी वीक चल रही है, बट हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत स्ट्रांग हो गई है जिसकी वजह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ गया है। तो इस न्यूज को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देन थर्ड न्यूज क्या है, आरबीआई ने एक कमेटी बिठाई है, केवी कामत कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। जैसा कि आप जानते हो कि कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमी बंद पड़ गई थी, लॉकडाउन हो गया था, उसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने लोन्स चुका नहीं पा रहे थे। तो आरबीआई ने डिसाइड करा है कि बैंक्स के कई लोन्स को रीस्ट्रक्चर किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने कमेटी बिठाई है। ठीक है, तो इस कमेटी को देखेंगे और एंड में हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को मैरिटाइम एंड स्टार्टअप हब बनाने का। ऑलराइट, चलिए तो पहले इशू पे आ जाते हैं, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। नाउ ये काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है। आप देख ही सकते हो कितने आर्टिकल जिसमें मेंशन्ड है। एक हिंदू में आया है, 2 इंडियन एक्सप्रेस में, पीआईबी में, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में न्यूज आई हुई है। तो ये जो न्यूज है ये है क्या, जैसा कि आप जानते हो कि अभी कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ना गवर्नमेंट को पैसे की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। राइट ना, गवर्नमेंट के पास पैसा जनरली कहां से आता है? टैक्सेस के लिए, क्या टैक्सेस के थ्रू। अब टैक्सेस में भी ना 2 तरीके के टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेके तो गवर्नमेंट काफी टाइम से रिफॉर्म्स कंडक्ट कर रही है। जीएसटी उन रिफॉर्म्स का एक हिस्सा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बट डायरेक्ट टैक्स में भी रिफॉर्म्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म्स नहीं कर रही है, बट अभी भी जो डायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म्स का काम है वो इनकम्प्लीट है। गवर्नमेंट चाहती है कि और रिफॉर्म्स किए जाएं ताकि गवर्नमेंट की डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बढ़ जाए और लोगों पे भी बर्डन कम हो। ऑलराइट, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स करना चाह रही है। उसी के लिए गवर्नमेंट ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है जिस प्लेटफॉर्म का नाम है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ठीक है ना, अभी तक जो भी गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स लिए हैं ना, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी पता क्या रही है? गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी ये रही है कि जो टैक्स रेट होते हैं ना, जैसे इनकम टैक्स आप दे रहे हो 20% ऑन योर इनकम, है ना, तो टैक्स रेट गवर्नमेंट कम करती जाए और टैक्स कंप्लायंस के टैक्स पे करना इजी कर दे। तो लोगों के लिए इसमें फायदा क्या होगा? लोगों को टैक्स कम देना पड़ेगा और टैक्स भरना ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास टैक्स भरना इजी हो जाएगा। इससे गवर्नमेंट होप पता क्या कर रही है? गवर्नमेंट होप कर रही है कि जब आप टैक्स रेट कम कर दोगे और कंप्लायंस इजी कर दोगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स देंगे, और जब ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स देंगे तो टैक्स कलेक्शंस बढ़ जाएंगी, और जब टैक्स कलेक्शंस बढ़ जाएंगी तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू अच्छा खासा आ जाएगा। ऑलराइट, तो यही गवर्नमेंट ना डायरेक्ट टैक्स में एम करना चाह रही है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। चलो इस न्यूज को देख लेते हैं फटाफट। The Prime Minister has launched a platform called Transparent Taxation Honoring the Honest through video conferencing. ठीक है, this platform will carry forward the journey of direct tax reforms. ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट के लिए तो जीएसटी है, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स इसे फॉरवर्ड लेके जाएंगे। ठीक है ना, ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च करा था ना, दिस वर्चुअल इवेंट वाज विटनेस्ड बाय वेरियस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स जैसे सीआईआई, फिकी वगैरह वगैरह। बहुत सारी ट्रेड एसोसिएशन ने इसे ज्वाइन करा था, सीए एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने ज्वाइन करा था, और बहुत सारे एमिनेंट टैक्स पेयर्स ने इसे ज्वाइन करा था। ऑलराइट ना, इस प्लेटफॉर्म पे, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में क्या कहा है? प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इट कंसिस्ट ऑफ मेजर रिफॉर्म्स, लाइक ये 3 मेजर रिफॉर्म्स आएंगे इस प्लेटफॉर्म से। अब ये 3 मेजर रिफॉर्म्स आपको याद रखने हैं, ये क्या है? फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील, टैक्स पेयर्स चार्टर। ना, फेसलेस असेसमेंट का मतलब जब भी आप टैक्स पे करते हो, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आते हैं, आपकी स्क्रूटनी होती है आपके टैक्स रिटर्न की, ये फेसलेस हो। फेसलेस मतलब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ना जाना पड़े, आपको नोटिस के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला कोई आपके घर ना आए, फेसलेस हो।
ऑनलाइन हो जाए काम, सारा का सारा ऑनलाइन हो जाए, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और इंसान है उसको आमने सामने ही ना आना पड़े, ठीक है। सारी टैक्स की असेसमेंट ऐसी हो जाए, फेसलेस, कोई नाता ही ना रहे टैक्स डिपार्टमेंट का और टैक्स पेयर का, ठीक है। सारा कुछ अनोनिमसली हो जाए, ये फेसलेस असेसमेंट है। ये करने की क्यों, पता है क्यों कोशिश कर रहे हैं? ताकि ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इसकी तरफ से हरासमेंट कम से कम हो। ऑलराइट, कहा यह जाता है ना, एलिगेशन ये लगाया जाता है कि हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है हरासमेंट ज्यादा करता है, तो हरासमेंट कम करने के लिए आपने कह दिया फेसलेस असेसमेंट हो, ठीक है। नाउ अगर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपने जो टैक्स भरा है उसकी एस्टिमेशन गलत कर देता है, फॉर एग्जांपल आपका टैक्स बनता है 50,000 इस साल, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है नहीं जी आपका 70,000 बनता है, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डिसीजन के खिलाफ अपील करते हो। अब अपील जहां आप डालते हो वहां पे आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। गवर्नमेंट चाहती है कि फेसलेस अपील की भी सिचुएशन आ जाए, कि अपील के लिए भी आपको जाना ना पड़े इधर उधर, फाइल वर्क इतना ज्यादा ना करना पड़े, सीमलेसली हो जाए ना। ये जो फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील का सिस्टम है ना, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि टैक्स भरना इजी हो लोगों के लिए, सीमलेस हो, क्योंकि अभी टैक्स भरना बड़ा मुश्किल है और इसीलिए कई लोग कतराते हैं टैक्स भरने से। तो टैक्स भरना इजी, सीमलेस हो, इसीलिए आप फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील कर रहे हो। अच्छा, थर्ड रिफॉर्म है टैक्स पेयर्स चार्टर। नाउ टैक्स पेयर चार्टर क्या है? एक लिस्ट होगी, एक चार्टर होगा जिसमें सारा कुछ मेंशन होगा, एक टैक्स पेयर के राइट्स, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल के ड्यूटीज, कैसी कैसी सर्विसेज मिलेंगी, कौन सी सर्विस मिलेंगी, कितने टाइम में सर्विस मिलेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, ये सारा कुछ इस टैक्स पेयर के चार्टर में होगा। तो एक टैक्स पेयर को अपने राइट्स, प्रिविलेजेस, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन सारा पता हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हरासमेंट के चांसेस कम हो सकते हैं और एक टैक्स पेयर को सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि कैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम करता है और उसका क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। नाउ फेसलेस असेसमेंट एंड टैक्स पेयर चार्टर्स हैव कम इनटू फोर्स। ये ऑलरेडी आ चुके हैं, फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर। While the facility of faceless appeal shall be launched from 25th September, और 25th सितंबर को क्यों फेसलेस अपील लॉन्च करें? क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ एनिवर्सरी है उस दिन। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। According to PM, it will benefit several honest taxpayers whose hard work powers national progress. Sorry, यहाँ पे handwork लिखा हुआ है, hard work. I'll change it in your notes. Hard work powers national progress. ठीक है? Now, during the speech, the Prime Minister said that every rule, law, and policy is being taken out of power-centric approach and is now being turned into people-centric and public-friendly. प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं, हम हर जगह ऐसे कर रहे हैं, रूल इतना सिंपल कर रहे हैं और जो सिचुएशन है ना वो पावर सेंट्रिक से पीपल सेंट्रिक कर रहे हैं कि लोगों का फायदा हो, इसमें पब्लिक फ्रेंडली हो, ताकि टैक्स भरना पब्लिक फ्रेंडली हो। ऑलराइट, दिस ही सेड इज द यूज ऑफ द न्यू गवर्नेंस मॉडल ऑफ न्यू इंडिया। ना प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश में 130 करोड़ लोग हैं, बट सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स पे कर रहे हैं। वो इसलिए टैक्स पे बाकी लोग इसलिए टैक्स पे नहीं कर रहे क्योंकि एक तो उनको टैक्स रेट ज़्यादा लगता है, टैक्स ज़्यादा लगता है, और दूसरा टैक्स भरना बहुत ज़्यादा पेचीदा और मतलब मुश्किल काम है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कोशिश कर रही है, ताकि टैक्स भरना पीपल सेंट्रिक हो जाए, पब्लिक फ्रेंडली हो जाए, इतना हरासमेंट वाला काम ना हो और टैक्स रेट भी कम हो जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो ये 1.5 करोड़ से नंबर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। Tax compliance becomes difficult when there is complexity. But if the law is easy and clear, taxpayers are happy and so is the country. ठीक है, ये जो चार्टर है ना, टैक्स पेयर चार्टर, ये लॉ को इजी कर देगा और फ्रेंडली कर देगा। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स भरेंगे और कंट्री को बेनिफिट होगा। ऑलराइट, नाउ ये तो है आपका ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग, जो भी हमारा सिस्टम था, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग दी ऑनेस्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या रिफॉर्म्स ले चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म्स ऑलरेडी टेकन। अच्छा, इसमें हम सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए तो जीएसटी है, ठीक है। तो एक तो ये गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है और ऑलरेडी गवर्नमेंट जो करती आ रही है डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स में। ना आपको ये याद रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्ट्रैटेजी है कि टैक्स रेट कम हो और टैक्स भरने का प्रोसीजर ईजी हो ज्यादा। Alright, so tax reforms already taken. Last year, corporate tax rates were reduced from 30% to 22%, and for new manufacturing units, the rates were reduced to 15%. तो tax rate कम किए जा रहे हैं।
कुछ जो कंबरसम टैक्सेस थे वो अबॉलिश किए जा रहे हैं, जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वाज अबॉलिश्ड. ठीक है. नाउ more transparency in official communication through the newly introduced document identification number, wherein every communication of the department would carry a computer generated unique document identification number. Now आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मेल, कोई चिट्ठी या कुछ भी डॉक्यूमेंट अगर आता है ना, तो उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा. इससे पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो कम्युनिकेशन है उसे ट्रैक किया जा सकता है. इससे क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी आएगी. ठीक है, तो ये रिफॉर्म लिया गया है. प्लस प्री फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, आप पहले टाइम से पहले आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो, ये भी अलाउ करा है. देन to effectively reduce taxpayer grievances and litigation, the monetary thresholds for filing the departmental appeals in various appellate courts have been raised. Now अभी पता है क्या चल रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पे कोई टैक्स की वो डाल देता है, पेनल्टी या कुछ भी ऐसे डाल देता है, और आप उस डिसीजन के खिलाफ अपील करते हो. नाउ ऐसी बहुत सारी अपील्स ना हमारे कोर्ट्स में पड़ी हुई है पेंडिंग, और इससे हमारे कोर्ट्स पे ना बर्डन बहुत ज्यादा आ गया. राइट नाउ इस बर्डन को कम करने के लिए आपने पता क्या कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना मॉनेटरी थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है कि 1 करोड़ से ऊपर का अगर टैक्स डिस्प्यूट होगा ना, वो ही हाई कोर्ट में जा सकता है, उससे नीचे के हाई कोर्ट में नहीं जा सकते. तो आपने मॉनेटरी थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है. Now the limit of filing cases in High Court has been fixed at up to 1 crore rupees and up to 2 crores for filing in the Supreme Court. ठीक है. अच्छा, अगर आपका जो टैक्स अपील है वो 1 करोड़ से कम है, फिर आप कहां जाओगे? हाई कोर्ट तो जा नहीं सकते, गवर्नमेंट ने कह दिया कि 1 करोड़ से ऊपर का डिस्प्यूट है तभी हाई कोर्ट जाएगा. तो अगर आपका 50 लाख का डिस्प्यूट है तो आप कहां जाओगे? उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम निकाली है विवाद से विश्वास. इसमें क्या होगा, अंडर दिस स्कीम आपकी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगी. So initiatives like विवाद से विश्वास स्कीम pave the way for most of the cases to be settled out of court. ठीक है. अब इससे फायदा क्या है, एक आपको फायदा है, आपके केसेस सेटल हो जाता है. दूसरा, हमारे कोर्ट्स में जो पेंडेंसी चल रही है, इतने सारे केसेस भरे हुए हैं, वो कम हो जाते हैं. ऑलराइट. अच्छा, एक और रिफॉर्म है. प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द टैक्स स्लैब्स हैव आल्सो बीन रैशनलाइज्ड एज इनकम टैक्स स्लैब्स have also been rationalized as a part of ongoing reforms where there is zero tax up to an income of 5 lakh rupees, while the tax rate has reduced in the remaining slabs too. ठीक है, तो वैसे ही टैक्स रेट्स वगैरह कम कर रहे हैं. तो ये अभी तक डायरेक्ट टैक्सेस में रिफॉर्म्स चलते आ रहे हैं. ऑलराइट. नाउ कंक्लूजन में हमें 3 पॉइंट्स देखने होंगे, ये इंपॉर्टेंट है. The focus of the tax reforms has been on reduction in tax rates and on simplification of direct tax laws. तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी रिफॉर्म्स ले रही है ना डायरेक्ट टैक्सेस में, फोकस उनका टैक्स रेट कम करना और सिंप्लीफिकेशन करना है. ठीक है. The PM said the ongoing reforms aim at making the tax system seamless, painless, faceless. Faceless तो हमने देख लिया. He said the seamless system works to resolve the problems of a taxpayer instead of entangling him further. ये taxpayer की प्रॉब्लम सॉल्व करता है ये रिफॉर्म्स, ना कि उसकी प्रॉब्लम को बढ़ाता है. ठीक है. अच्छा, प्रधानमंत्री ने एक और चीज कही है कि अगर ये रिफॉर्म सक्सेसफुल होते हैं, दिस विल मेक इंडिया आत्मनिर्भर. द प्राइम मिनिस्टर सेड दिस वुड हेल्प इन मेकिंग ऑफ अ सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत. ऑलराइट. चलो, तो पहला इशू हमारा हो गया. अब हम सेकेंड इशू पे आ जाते हैं, विच इज स्ट्रॉन्ग बैलेंस ऑफ पेमेंट. नाउ इस पे 2 आर्टिकल्स आए हैं. एक, बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी स्ट्रॉन्ग दिस ईयर. पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस करा है. प्लस इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन सीरीज में एक आर्टिकल आया, व्हाई आर फॉरेक्स रिजर्व्स शूटिंग अप व्हेन इंडियन इकोनॉमी इज हिट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इंडियन इकोनॉमी नीचे तो गिरती जा रही है, पर हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं. और आपको अभी के लिए ये ध्यान रखना है, बाद में कभी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, पर अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया का स्ट्रांग रहता है ना, फॉरेक्स रिजर्व ऑटोमेटिकली इंडिया के बढ़ने लग जाते हैं. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. नाउ वैसे तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिटेल में करेंगे, अभिषेक सर इसे डिटेल में कवर करेंगे, बट इस न्यूज को समझने के लिए ब्रीफ में आपको पता होना चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. तो एक बार ही नजर डालते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पे. ऑलराइट. नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट पता है क्या है? सिंपल तरीके में मैं ये बताऊं तो ये है, इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, इंडिया की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजैक्शन होती है, इंडिया कुछ इंपोर्ट करता है, कुछ एक्सपोर्ट करता है, इंडिया में कुछ एफडीआई आती है, इंडिया में कुछ एफपीआई आती है, इंडिया और इंडिया के अंदर आना या इंडिया से बाहर
जितनी भी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं एक साल में, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में नोट डाउन होती है। तो जितने भी इंडिया में रेजिडेंट्स हैं, उनकी जो जो ट्रांजैक्शंस हो रही है फॉरेनर्स के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, सारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में नोट डाउन हो जाएगी। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट को ना आप दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हो, एक होता है आपका करंट अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। नाउ करंट अकाउंट में क्या होता है? करंट अकाउंट में एक होता है आपका ट्रेड बैलेंस और दूसरा होता है इनविजिबल्स बैलेंस। नाउ ट्रेड बैलेंस में क्या होता है? इंडिया मान लो $100 बिलियन के गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, तो यहां ट्रेड बैलेंस में लिखा आएगा -$100 बिलियन। माइनस क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है ना। जब आप कोई गुड इंपोर्ट करते हो तो आप पैसा पे करते हो, तो इंडिया जितना ज्यादा इंपोर्ट करेगा उतना ही ज्यादा इंडिया को पैसा बाहर भेजना पड़ेगा, राइट? तो अगर इंडिया $100 बिलियन का इंपोर्ट कर रहा है तो यहां लिखा आएगा ट्रेड बैलेंस में -$100 बिलियन। और मान लो इंडिया $80 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है, तो यहां लिखा आएगा +$80 बिलियन, क्योंकि जब आप सामान एक्सपोर्ट करते हो तो आपको पैसा मिलता है, तो कंट्री में पैसा आ रहा है, दैट इज वाई प्लस का साइन आएगा। ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड ट्रेड बैलेंस। अगर माइनस का साइन हैवी है, मतलब इंपोर्ट्स आपकी कंट्री में ज्यादा हो रहे हैं एक्सपोर्ट्स के मुकाबले, तो यू रन ट्रेड डेफिसिट। और अगर आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं और इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, तो आप रन करते हो ट्रेड सरप्लस। मतलब आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, इंपोर्ट कम कर रहे हो, आपके कंट्री में नेट पैसा आ रहा है, ठीक है, तो आप रन करते हो ट्रेड सरप्लस। अच्छा, इनविजिबल्स बैलेंस क्या होता है? इनविजिबल बैलेंस में आता है एक तो सर्विसेज ट्रेड। ट्रेड बैलेंस में सिर्फ गुड्स का ट्रेड होगा कि गुड्स ट्रेड हो रहे हैं। इनविजिबल बैलेंस में आएगा सर्विसेज। आप सर्विसेज भी तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो वो भी प्लस माइनस साइन के साथ आ जाएंगी। फिर होंगी ट्रांसफर पेमेंट्स। अब ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है कि मान लो WHO की तरफ से ग्रांट आ रही है, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ग्रांट आ रही है, ठीक है, जितनी भी ग्रांट्स वगैरह आती हैं, इंडियंस जो बाहर काम कर रहे हैं वो घर जो पैसा भेज रहे हैं वो ट्रांसफर पेमेंट्स में आ जाएगा, रेमिटेंसेज वगैरह में, और फैक्टर इनकम्स। ठीक है, नाउ ये आपका होता है करंट अकाउंट। अगर आपका ओवरऑल करंट अकाउंट में माइनस का साइन हैवी है तो यू आर रनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, और अगर आपके ओवरऑल करंट अकाउंट में प्लस का साइन हैवी है तो यू आर रनिंग करंट अकाउंट सरप्लस। ऑलराइट, सिमिलरली कैपिटल अकाउंट है। अब कैपिटल अकाउंट में एक होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर आपके कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है तो प्लस का साइन, अगर आपके कंट्री से जा रही है इन्वेस्टमेंट तो माइनस का साइन। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी दो तरह की है, FDI, FPI। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम कभी बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, कैपिटल अकाउंट में ही होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अगर मैं बाहर के किसी बैंक से लोन ले लेता हूं तो उसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहते हैं। इसमें भी प्लस माइनस का साइन हो सकता है। अगर मैं बाहर से लोन ले रहा हूं तो प्लस का साइन आएगा, और अगर इंडिया से लोन किसी और कंट्री में जा रहा है तो माइनस का साइन आएगा। सिमिलरली NRI डिपॉजिट्स एक्सेट्रा, और एक्सटर्नल असिस्टेंस मतलब वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक्सक्यूज मी, वर्ल्ड बैंक की तरफ से लोन आ गया, IMF की तरफ से लोन आ गया तो प्लस का साइन, ठीक है। नाउ जब ओवरऑल आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्लस का साइन हैवी होता है तब आपको होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, और अगर माइनस का साइन होता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। नाउ ये जो न्यूज आ रही है ना, स्ट्रॉन्ग बैलेंस ऑफ पेमेंट है इंडिया का, इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट विल बी स्ट्रॉन्ग दिस ईयर, मतलब इंडिया बहुत ज्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस रन कर रहा है। मतलब इंडिया में पैसा नेट ज्यादा आ रहा है, शायद इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, इंपोर्ट कम कर रहा है, राइट। तो ओवरऑल इंडिया में प्लस का साइन हैवी है। और ये आपको याद रखना है, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होता है ना तो फॉरेक्स रिजर्व भी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी उस कंट्री का बढ़ता है। तो अगर इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस जा रहा है तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी अच्छा जा रहा है। ऑलराइट, ये मैंने ब्रीफ में बताया, बाकी बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम डिटेल में करेंगे। अगर थोड़ा सा भी नहीं समझ आए तो घबराओ मत, इवेंचुअली इसे करेंगे हम। नाउ India's balance of payment this year is going to be very, very strong on the back of significant improvements in exports and a fall in imports. ये बोला है कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। He said that good green shoots were visible in the economy and exports have shown a good turnaround. ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी encouraging signs, good green shoots visible थी और एक्सपोर्ट्स ने अच्छा रिकवर करा है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से एक्सपोर्ट्स गिर गए थे, बट एक्सपोर्ट्स ने अच्छा रिकवर करा है, इसलिए हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा चल रहा है। वैसे ओवरऑल इंडिया के एक्सपोर्ट्स गिरे हैं, बट पता क्या चक्कर हुआ है, इंडिया के एक्सपोर्ट्स तो गिरे हैं बट इंपोर्ट्स और भी ज्यादा तेजी से गिरे हैं। तो मान लो अगर इंडिया के एक्सपोर्ट्स गिरे हैं 20% से
तो इंपोर्ट्स 40% से गिर गए। तो इंपोर्ट ज्यादा तेजी से गिर गए इंडिया के एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, जिसकी वजह से इंडिया ने एक तरह का ट्रेड सरप्लस रन कर रहा है। ठीक है, तो कोविड 19 पैंडेमिक की वजह से ना आपके इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा गिर गए, सो मच सो कि आपके एक्सपोर्ट्स जो गिरे भी है ना वो भी इंपोर्ट से ज्यादा हो गए, एंड द कंट्री पोस्टेड अ ट्रेड सरप्लस ऑफ $0.79 बिलियन। ठीक है, नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन अच्छी होने की वजह से इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व अब पहुंच चुके हैं $534.5 बिलियन। आपको पता है इंडिया 5th रैंक पे आ चुका है इस वजह से। 5th रैंक किस चीज का? जिनके पास सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, इंडिया 5th नंबर पे है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन अच्छी होने की वजह से फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया और इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व अब $534.5 बिलियन का हो गया। During the 10th-month period between September 27, 2009 and July 31st, 2020, the foreign exchange reserves has swelled by 100 billion. मतलब 100 बिलियन से आपके फॉरेक्स रिजर्व बढ़े हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम आ जाते हैं रीजंस फॉर गुड बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना सरप्लस में क्यों चला गया, अच्छा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों हो गया? एक तो जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स कम करे थे, अभी थोड़ी देर पहले टैक्स रिफॉर्म्स में हमने देखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसी कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स कम करे ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ने लगी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज बढ़ने लगी। तो एफपीआई इनफ्लोज बढ़ गया, एफपीआई पॉजिटिव साइन है कैपिटल अकाउंट में, तो प्लस एफपीआई बहुत ज्यादा होने लग गया, तो इस वजह से आपका कैपिटल अकाउंट काफी सरप्लस में आने लग गया। देन डिप इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। जैसा कि आप लोग जानते हो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, अब अगर क्रूड ऑयल सस्ता हो जाएगा तो हमारा इंपोर्ट बिल भी सस्ता हो जाएगा, तो हमारे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। देन डिप इन गोल्ड इंपोर्ट्स, गोल्ड काफी कम आपने खरीदना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ कोविड 19 पैंडेमिक, तो ये भी हो गया। देन शार्प डिप इन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर ड्यू टू कोविड 19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन। इकोनॉमी चल ही नहीं रही थी लॉकडाउन में, तो इंपोर्ट भी ज्यादा नहीं हो रहे थे, तो ज्यादा इंपोर्ट नहीं हो रहा था, तो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। प्लस एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके कंट्री में बहुत ज्यादा आया है, जिसकी वजह से आपका कैपिटल अकाउंट सरप्लस में था और आपका ट्रेड सरप्लस भी हो गया, तो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका सरप्लस में चला गया। ऑलराइट, चलिए अच्छा गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं बीओपी को बूस्ट करने के लिए? ये गवर्नमेंट की वजह से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका अच्छा गया है। Domestic manufacturing being boosted, the government is taking steps to support and promote domestic manufacturing and industry. इससे क्या होगा? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा। It has increased curbs on imports of products and parts especially from China as a part of its आत्मनिर्भर इनिशिएटिव। आत्मनिर्भर इनिशिएटिव के तहत हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी चाइनीज गुड्स पे, तो हमारे चाइना से इंपोर्ट्स बहुत कम हो गए थे, इसलिए भी हमारा इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम हो गया। प्लस the government also reviewed all FTAs done between 2009 and 11 and found most of them to be asymmetrical. Free trade agreements कहते हैं FTAs को, तो हमने कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कई कंट्री से करे हुए थे उनको रिव्यू करा और हमें फेवर करने वाले प्रोविजंस उसमें इंसर्ट कर दिए। ऑलराइट, चलिए तो इसके साथ हमारा खत्म होता है सेकेंड इशू। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड इशू पे, विच इज केवी कामत कमेटी, वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स, कामत पैनल टू वर्कआउट फाइन प्रिंट। जैसा कि आप जानते हो कि बहुत सारे लोग अपने लोन की किस्तें नहीं पे कर पा रहे हैं और बैंक्स को इससे नुकसान हो सकता है, तो आरबीआई ने एक कमेटी बनाई है जिससे आरबीआई रिकमेंडेशंस मांग रहा है कि कैसे लोन्स को रिस्ट्रक्चर किया जाए ताकि डेटर पे, जिसने लोन लिया उस पर भी बर्डन ना हो और जिसने लोन दिया है उसके भी डिफॉल्ट के केसेस ना बढ़ जाएं। ऑलराइट, तो ये केवी कामत कमेटी की स्थापना करी है आरबीआई ने। The Reserve Bank of India has set up a committee under KV Kamath on restructuring of loans impacted by COVID-19 pandemic. ठीक है? Now, the committee will formulate sector-specific resolution plans. Sector-specific resolution plans मतलब कि जैसे स्टील सेक्टर के लिए एक प्लान होगा रेजोल्यूशन का, कि अगर स्टील सेक्टर में बैंकों ने लोन दे रखे हैं तो उन्हें कैसे रिकवर किया जाए, रिस्ट्रक्चर किया जाए। ठीक है, कोल सेक्टर के लिए अलग है। वैसे सेक्टर स्पेसिफिक रेजोल्यूशन प्लान्स फॉर ऑल अकाउंट्स विद टोटल लोन एक्सपोजर ऑफ 1500 करोड़ एंड अबव। 1500 करोड़ तक के जो लोन्स होंगे उन्हें रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। नाउ ये जो कमेटी है ना, ये अपनी रिकमेंडेशन आरबीआई को 30 डेज में देगी, फटाफट इसने रिकमेंडेशन देनी है। ऑलराइट, चलिए एलिजिबिलिटी क्या रखी हुई है? एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो कि कौन से बोरोवर्स एलिजिबल होंगे फॉर देयर लोन रिस्ट्रक्चरिंग। मतलब मान लो मैंने लोन लिया हुआ है तो मेरा लोन तभी रिस्ट्रक्चर होगा अगर मैं ये जो एलिजिबिलिटी दी हुई है उसके अंडर आता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, नोट्स में जाना है और मैंने नोट्स में ये एलिजिबिलिटी दिया होगा, हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, बड़ा मंडेन सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, ट्रिविया है बेसिक। तो आपने नोट्स में जाके ये एलिजिबिलिटी वाला पॉइंट भी पढ़ना है।
ऑलराइट, ठीक है। चलो, ये न्यूज़ हमारी ब्रीफ की थी, हमें बस ना ये प्री के लिए न्यूज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होनी चाहिए कि आरबीआई ने कौन सी कमेटी बिठाई है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स के लिए, केवी कामत कमेटी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स टू बी मैरिटाइम एंड स्टार्टअप हब। इस पे ना हिंदू में आर्टिकल आया था और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल आए थे, जैसे प्रिंट वगैरह में, तो उनका स्क्रीनशॉट मैंने शेयर नहीं करा है बिकॉज आई डोंट वांट यू टू रीड दोज आर्टिकल्स। उन आर्टिकल्स में जो प्रिंट वगैरह में आए थे, वो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो मैंने आपके साथ नोट्स में ही शेयर कर दिए, मतलब पूरे के पूरे आर्टिकल्स नहीं शेयर किए, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो उसमें शेयर कर लिए। ऑलराइट, नाउ न्यूज़ क्या है ये? Now the transshipment hub has been proposed in Andaman and Nicobar Islands. Government पता क्या करना चाह रही है? Government wants to create a transshipment hub in Andaman and Nicobar Islands. Now transshipment hub क्या होता है? Transshipment is when cargo or a container is moved from one vessel to another while in transit to its final destination. जैसे ये मैप ले लेते हैं, मान लो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, मान लो चाइना से सामान जाना है यूरोप, ठीक है। अब चाइना से जो सामान जा रहा है ना, वो रास्ते में वैसे तो कोलंबो रुकता है, ठीक है, कोलंबो यहाँ पे है, तो चाइना से सामान आता है यूरोप के लिए, बट कोलंबो रुकता है और यहाँ पे ना कंटेनर्स में, बड़े बड़े कंटेनर्स में डाल दिया जाता है और फिर यूरोप के लिए रवाना किया जाता है। तो छोटे कंटेनर्स में सामान आता है, बड़े कंटेनर्स में डाला जाता है इसे कोलंबो में, और फिर यूरोप के लिए रवाना किया जाता है। ना कोलंबो इस केस में क्या हो गया? ट्रांसशिपमेंट हब हो गया। ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स को आप ट्रांसशिपमेंट हब बनाओ, बिकॉज जितने भी सी ट्रेड रूट्स हैं उनके बीच में ही लाई करता है। कोलंबो ट्रांसशिपमेंट हब इसलिए क्योंकि सी ट्रेड रूट के बीच में पड़ता है, ये है ना, ट्रांजिट में पड़ता है। वैसे ही अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी ऐसे ही हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की डेवलपमेंट के लिए ऐसा कर रही है। ऑलराइट, नाउ it will be built in South Bay, Great Nicobar Island, to provide Indian shippers an alternative to the Colombo, Singapore and Port Klang transshipment ports. जो इंडियन ट्रेडर्स हैं, इंडियन शिपर्स हैं, उन्हें जनरली ट्रांसशिपमेंट के लिए कोलंबो जाना पड़ता है या सिंगापुर जाना पड़ता है या पोर्ट कलांग जाना पड़ता है। अब अगर गवर्नमेंट इस पूरे प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हो जाती है तो उन्हें ग्रेट निकोबार आइलैंड जाना पड़ेगा, साउथ बे ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड, साउथ बे ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड। जैसा आप देख सकते हो, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड ये है, इसके सदर्न बे पे आपने ट्रांसशिपमेंट हब लगा दिया। अब जितने भी इंडियन ट्रेडर्स हैं, इंडियन शिपर्स हैं, उन्हें कोलंबो या सिंगापुर में अपना सामान बड़े बड़े कंटेनर में डालने की जरूरत नहीं है, यहां पे हो सकता है वो काम। ऑलराइट, नाउ in 2015 the government had announced an ambitious rupees 10,000 crore economic plan to transform the Andaman and Nicobar Islands into transform the Andaman and Nicobar Islands into the country's first maritime hub. ये प्रोसेस आज का नहीं है, 2015 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया हुआ है, कि जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को ट्रांसफॉर्म करना चाहती है, उसको डेवलप करना चाहती है। नाउ ये जो 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्बिशियस प्रोजेक्ट चलाया था ना, वो भी मैरिटाइम हब बनाने के लिए चलाया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। उसमें क्या करा था गवर्नमेंट ने? दिस इंक्लूडेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ ओरिजिनल जाड़ावा इनहैबिटेंट्स। जाड़ावा ना निकोबार आइलैंड्स की इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करनी है, रोड्स वगैरह, बूस्टिंग टूरिज्म पोटेंशियल ताकि टूरिज्म ज़्यादा हो। देन अर्लियर इंडिया हैड ऑल्सो इन्वाइटेड ग्लोबल इन्वेस्टर्स टू डेवलप द अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। The Union government constituted the Island Development Agency on 1st June 2017 for the development of islands, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी भी बनाई थी। ऑलराइट, 12 islands of the archipelago have been selected for high impact projects. ये करंट जो गवर्नमेंट अब मैरिटाइम और स्टार्टअप हब बनाना चाह रही है, उसके लिए 12 आइलैंड्स आइडेंटिफाई करे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 12 आइलैंड्स आइडेंटिफाई करे हैं, with an emphasis on boosting trade of sea-based, organic and coconut-based products of the region, ठीक है। A submarine cable project has been launched in the island to make it digitally independent. अच्छा, सबमरीन केबल भी बिछाई जाएगी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अराउंड, ताकि इंटरनेट एक्सेस, ये सबमरीन केबल्स के थ्रू इंटरनेट एक्सेस बढ़ाना होता है, ठीक है। कंट्रीज के बीच में इंटरनेट ऐसे ही फ्लो करता है सबमरीन केबल से, तो वो प्रोजेक्ट भी आपने लॉन्च करा ताकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स डिजिटली अच्छे से कनेक्टेड हो। इन एडिशन, Port Blair Airport is to be expanded and some of the islands will also be connected with seaplanes, ठीक है जी। चलो, अब हम आ जाते हैं कि ये जो मैरिटाइम एंड स्टार्टअप हब हम बना रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स देखते हैं। एक तो बेटर कनेक्टिविटी होगी, ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ेगी,
एंड दिस विल ऑल्सो फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ ई गवर्नेंस सर्विसेज, ठीक है, जैसे टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन एज पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया। आप जानते हो सबमरीन केबल्स बिछा रहे हैं, डिजिटल एक्सेस दे रहे हैं, तो इससे ई गवर्नेंस बेटर होगी। द रीजन विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस गवर्नमेंट्स सेल्फ रिलायंट इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है, सेल्फ रिलायंट होगा इंडिया ना। अभी ट्रांसशिपमेंट के लिए कोलंबो सिंगापुर जाना पड़ता है, अब इंडिया खुद ही सेल्फ रिलायंट होगा। Plus, small enterprises, business process outsourcing services, and other medium and large enterprises will also benefit from better connectivity and opportunities in e-commerce. Plus, submarine cable की वजह से internet costs will also come down and it will give a boost to tourism and local economy. And last, building of transshipment hub will be critical for India's trade and help the group of islands become an important center of the blue economy. तो ओवरऑल इंडिया को फायदा होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को फायदा होगा अगर यही एरिया ट्रांसशिपमेंट हब बन जाता है। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारे सारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं और आई होप ये सारे के सारे करंट अफेयर्स आपको समझ आए हो। अगर आपको नहीं समझ आए, इफ यू स्टिल हैव डाउट्स देन प्लीज आस्क अस दोज डाउट्स, ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू नो वेयर टू कॉन्टैक्ट अस। या, so that's it from my side, guys. I hope you like the lecture. And if you have any doubts, then like I said, please ask those doubts whenever possible. So that's it from my side, guys. I'll see you next time with more stuff. Thank you.